चलिए आज अपन टॉपिक लेके आए हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उत्तर नंबर 5 और उसका टॉपिक है आज का आपका चल कुंडल धारा। पहले धारामापी होता क्या है इसको तो अपन समझेंगे, लेकिन उससे पहले धारामापी क्लियर करते हैं। तो देखिए, धारामापी को इंग्लिश में बोला जाता है गैल्वेनोमीटर। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, धारा मापी मीन्स ये क्या करता है, धारा का मापन, यानी ये धारा को मापता है। किसी भी परिपथ में यदि धारा की उपस्थिति का पता लगाना हो कि उस परिपथ में धारा है या नहीं है, धारा बह रही है या नहीं बह रही है, तो उस परिपथ में हम क्या यूज करेंगे, धारा मापी। तो ये उस परिपथ में क्या करेगा, धारा की उपस्थिति का पता लगाएगा और पता लगा के उस धारा का मापन करके हमें बताएगा कि ये इतनी धारा बह रही है। अब धारा मापी की तो डेफिनेशन हो गई कि ऐसा यंत्र, या इसे बोल सकते हैं अपन ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है और धारा को मापता है, उसे क्या कहते हैं, धारा मापी। ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है चल चुंबक धारामापी। कौन सा होता है, चल चुंबक धारामापी, जिसे बोलते हैं अपन मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और एक होता है आपका चल कुंडल धारामापी, जिसका मैंने ऊपर आपको टाइटल लिख रखा है ना, आज का टॉपिक ही यही है अपना। इसको बोला जाता है मूविंग कॉइल। कॉइल यानी होता है कुंडली, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। होता क्या है, मैंने आपको बता रखा कि चुंबक और मतलब इससे धारा मापता है। तो धारा कैसे मापेगा, धारा मापी के अंदर होता क्या, एक्चुअली आइट साइड लगी रहती है चुंबक और बीच में रहती है कुंडली, ठीक है। ये धारा मापी की स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको पता है चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और हम कॉइल में धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, विक्षेप होगा। सीधी बात यही है कि उस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जो है वो जो आपकी कुंडली है वो तो रहती है स्थिर, क्या रहती है, वो फिक्स रहती है, और उसके चारों ओर जो रहती है चुंबक वो मूवमेंट करती है। मीन्स यदि मैं इसको कुंडली मान लूँ और इसके चारों दोनों तरफ मैंने चुंबक लगा रखी है, तो ये चुंबक क्या करती है, इसके चारों तरफ मूवमेंट करती है। यानी इसमें कौन चल रही है, चुंबक। जो चल रहा है उसी का नाम लिखा है चल चुंबक धारा मापी। यानी यदि चुंबक मूवमेंट कर रही है तो कुंडली क्या होना चाहिए, स्थिर। इसमें होता है उसका बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या होता है, जैसे ये कुंडली है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ मैंने क्या लगा रखी, मैग्नेट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कुंडली है इसमें विक्षेप होता है, जिससे ये घूर्णन गति करती है। तो इसमें मूवमेंट किसकी होती है, कुंडली की, और चुंबक क्या हो जाती है, स्थिर। इसलिए इसको बोला जाता है चल कुंडल धारामापी। अब अपन पढ़ना है अपने इस टॉपिक को, यानी इस टॉपिक को अपने को स्टार्ट करना है चल कुंडल धारामापी, क्योंकि ये थोड़ा वास्तविक पाठ्यांक देता है। वैसे धारामापी धारा का शुद्ध मापन देता ही नहीं है। धारामापी में कुछ त्रुटियां आती हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए इसमें अपन एक प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिससे अमीटर बन जाता है। मैं आपको इसके अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी अपन कल धारामापी को ही समझ रहे हैं। तो हम इसमें टॉपिक लेके आ रहे हैं चल कुंडल धारामापी। सबसे पहले तो आप धारामापी के उदाहरण के तौर पे ये देखो कि धारामापी दिखता कैसा है। चित्र और किताब और डेरिवेशन सूत्र वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना प्रैक्टिकली कि दिखता कैसा है। खाली चित्र बना दूंगा तो चित्र धारामापी को बाहर से थोड़ी दिखाएगा, वो तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगी। तो धारामापी कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप देखिए इसको, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये संकेतक लगा हुआ है, और चूंकि अभी ये पूरा पैक है मैंने इसको ओपन नहीं करा है, क्योंकि ओपन करने से ये हो सकता है इसमें एरर आ जाए, खराबी आ जाए। इसके अंदर यहाँ लगी रहती है कुंडली। मैं आपको इसका एक पूरा प्रैक्टिकली बता दूंगा, फोटो भी दिखाऊंगा आपको इसके, पहले आप इसको देख लो। ये होता है धारामापी, ठीक है। और अपन इसको समझते हैं कि ये कैसा दिखता है, ये अंदर से होता क्या है इसमें। तो देखो, इसमें ये दोनों तरफ ध्यान से समझना इस चित्र को।
ये लगी रहती है चुंबक। क्या लगी रहती है? चुंबक। ये रहता है चुंबक का एन सिरा इधर, और इधर की साइड रहता है आपका चुंबक का एस ध्रुव। ठीक है ना, दो चुंबकीय खंड है आपके ये। और ये जो चुंबक रहता है ना, ये स्थायी चुंबक रहता है। इसका जो शेप आप देख रहे हो, तो ये जो शेप रहता है इसका, ये अवतल बेलनाकार रहता है। ठीक है, अंदर का साइड आप देख रहे हो, ये अवतल है, मतलब अंदर का साइड धसा हुआ है। तो आपने अभी अवतल दर्पण वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो ये अवतल बेलनाकार चुंबक का साइज शेप है, ये पूरा इस प्रकार से, ताकि इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कोइल लगेगी वो भी बेलनाकार ही रहेगी। अब क्या होता है, इसके अंदर आपको कुंडली लगानी है। ये देखो, ये इस प्रकार से एक बेलनाकार एल्यूमिनियम की फ्रेम रहती है, और इसके अंदर जो आप स्पेस देख रहे हो, इसमें रख दिया जाता है नर्म लोहे का क्रोड। वो क्रोड इससे बिल्कुल हल्की सी स्पेस रहती है क्रोड और फ्रेम के बीच में। तो ये इसका चूंकि शेप बेलनाकार है, अब इस एल्यूमिनियम की फ्रेम पर क्या लपेटा जाता है? तांबे का तार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस पे इस तार को ऐसे लपेट दिया है। अब आप देख रहे होंगे, ये जो है, ये तार वाली कुंडली, आपको इसका शेप दिख रहा है आयताकार। तो ये जो आयताकार कुंडली है, इसको क्या करते हैं, ऐसे यहां बीच में रखते हैं। देखोगे तो ये इस बेलनाकार तो आपकी कुंडली हो गई, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा ये वृत्ताकार है, तो आपको ये दिखेगा। अब होता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये इसमें से होके गुजरता है ऐसे। ठीक है, ये देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली में से होके गुजरेगा। इस कुंडली पर मैंने क्या लपेटा? तांबे का तार। यानी इस कुंडली के ऊपर मैंने तांबे का तार लपेट दिया। देखो एक बार और समझना, ये एक एल्यूमिनियम की फ्रेम है, चूंकि ये भी बेलनाकार है, और इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल लोहे का क्रोड रख रखा है, मतलब ये बन गई आपकी कुंडली। और इस कुंडली के ऊपर मैंने एक तार लपेटा, चूंकि ये आयताकार शेप दिख रहा है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो एक आयताकार कुंडली। ठीक है, अब ये जो तार लपेटा मैंने, ये किस तरीके से रहेगा इसके ऊपर देख। सामने का हिस्सा बनाता हूं पहले। ठीक है, सामने से कैसे दिखेगा ये हो गए आपके चुंबकीय खंड। सामने से आपको एक कुंडली इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, यानी ये जो तार लपेट रखा है मैंने, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये और ये। ठीक है, लेकिन जब कोई देखने वाला इसको यहां से देखेगा, कहां से? यहां ऊपर से। ठीक है, तो उसको ये वाला जो वृत्ताकार सर्कल, ये वाला भाग है, उसको ये दिखेगा ऐसे। तो मैंने इसका सामने का एंगल, यानी सामने से कोई देखेगा तो ये ऐसे, और ऊपर से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसका व्यू ये है, टॉप व्यू, और ये फ्रंट व्यू। ये हो गया आपका इसका चलिए देखो, ये इसका फ्रंट से देखने पे कुछ व्यू इस तरीके से आएगा, और टॉप एंगल से देखने पर, यानी ऊपर से देखने पर कुछ एंगल इस तरीके से आएगा। ध्यान से समझना आप, ये है आपकी कुंडली, और ये है आसपास क्या लगी हुई है इसके? मैग्नेट। ठीक है, अब आप सोचो जरा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसमें से होके गुजर रहा है, और मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस चालक के ऊपर क्या लगाता है? बल युग्म। चूंकि चालक आपका कुंडली है, तो कुंडली के ऊपर भी क्या लगेगा? बल युग्म, और बल युग्म के कारण ये कुंडली कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करेगी, यानी घूमेगी। और इस कुंडली के साथ लगा देते हैं ये संकेतक, जिससे बताता है कि धारा कितनी बह रही है उस परिपथ में। हम किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए तो इसका यूज करते हैं, तो ये बताता है कि किस प्रकार।
अब आप देखो इसकी प्रोसेस, मैंने आपको दोनों तरह के एंगल बता दिए, तो ये वाला एंगल ले लो आप, ये तार, ये आयताकार कुंडली बन गई आपकी तार की, ठीक है। ये अपन ने बीच में मान लो कोयल रख दी। अब इस कोयल में अपने को क्या प्रवाहित करनी पड़ेगी, धारा, ठीक है। तो देखो इधर, ये जो आपकी कोयल है, दिख रही है आपको ऐसे, इसका एक तार इधर ले लिया और एक तार इधर ले लिया, और इसमें अपन ने क्या प्रवाहित करी, धारा, ठीक है। पहले धारा अपन ने इस हिस्से से प्रवाहित करी, ये घूमते हुए इस हिस्से पे आ जाएगी, ठीक। तो धारा प्रवाहित करने से इस कुंडली के तार में धारा बहने लगी, और धारा बहने लगी और ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र भी है, धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल। मैंने आपको भी पिछले वीडियो में बताया था चालक पर लगने वाले बल का, और एक और बताया था, सबसे मेन प्रश्न बताया था पिछले वीडियो में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र। तो ये कुंडली जो रखी हुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा, जिससे कुंडली में विक्षेप होगा। अब चूंकि एक बल से तो ये घूमेगी नहीं, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, इससे इसमें क्या होगा, विक्षेप, और उस बल के जोड़े को बोलेंगे बल युग्म। तो बल युग्म के कारण ये कुंडली क्या होने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी, तो उसे बोलेंगे हम बल युग्म का आघूर्ण। क्या बोलेंगे उसे, बल युग्म का आघूर्ण। तो बताइए बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या बताया था मैंने बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र बताया था, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। ध्यान देना आप इस पे, ये सूत्र बताया था मैंने, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब n क्या हो गई, इसके फेरों की संख्या, I क्या हो गई, इसमें बहने वाली धारा, A क्या हो गया। अब A क्या बताया था, इस कुंडली की जो सतह है, इस कुंडली की जो सतह है, उस सतह का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल सदिश, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये किनके बीच में बन रहा है, इस क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो ये कुंडली कुछ इस प्रकार से सेट रहती है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली ये चुंबकीय रेखाएं हैं, ये इसकी सतह के कैसे गुजरती है, समांतर, यानी ये सतह से कैसे गुजरेगी, समांतर। ये समांतर गुजरेगी, इस किसी भी कंडीशन में आ जाएगी ये, तो इसके समांतर गुजरेगी। यानी ये जो कुंडली है, कुंडली का ये जो आपका ऊपरी हिस्सा है, इसके तो रहेगी ये लंबवत, लेकिन इसकी सतह के कैसे रहेगी, समांतर। अब देखो सतह के समांतर ये सतह है, ठीक है, समांतर। अब इस सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, A इधर जा रहा है, ये देखो ये A क्या हो गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन का है, नीचे, और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये कैसे गुजर रही है, इस प्रकार से, और ये क्षेत्रफल सदिश। यदि मैं आपको बताना चाहूं तो देखो आप, ये सतह और ये सतह का क्षेत्रफल सदिश A इस डायरेक्शन में, और ये चुंबकीय बल रेखाएं से गुजर रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, इसका एंगल 90। तो यदि मैं यहाँ पे थीटा को 90 रखता हूं, क्योंकि ये आपकी कुंडली है, सामने से देखने पर ये बल रेखा ये जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये गुजरती है इसके सतह से ऐसे समांतर, ठीक है। समांतर तो सतह से रहेगी, और क्षेत्रफल सदिश के कैसे हो जाएगी, ये लंबवत। तो लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो साइन 90 क्या आ जाएगा आपका 1, तो टाउ बराबर NIAB, ठीक है। फिर से समझो इसको, जैसे ही धारा प्रवाहित करी, वैसे ही कुंडली में क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है। विक्षेप होने से क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला पिछले प्रश्न में बताया, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 आ गई, तो टाउ बराबर NIAB, ठीक है। अब समझना आप ध्यान से, इसमें क्या होता है, इस जो ये कुंडली रहती है, तो इसके यहाँ पे लगी रहती है एक स्प्रिंग। क्या लगी रहती है, एक स्प्रिंग। तब वो में ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो कुंडली रहती है, इसका जो एक हिस्सा रहता है, एक सिरा रहता है,
उसको तो अपन क्या करते हैं, इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे हिस्से से यहाँ पे एक तार लगाया जाता है जिसको बोलते हैं फास्फर ब्रांच। फास्फर ब्रांच ये धातु रहती है, उस धातु के तार की सहायता से इस कुंडली को ऐसे दोनों चुंबकीय खंडों के बीच में लटका दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लगा दिया। अब आप सोचो कुंडली ऐसे विक्षेपित होगी, ऐसे घूमेगी, तो ये जिस तार से टंगी हुई है, ठीक है, जिस तार से इसको टांग रखा है, उस तार में क्या उत्पन्न होगी, ऐंठन, और स्प्रिंग में क्या उत्पन्न होगा, तनाव। मतलब समझते हो आप, अपन जैसे किसी भी डोरी को गोल 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 घुमाते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, ऐंठन आती है। इस कुंडली के घूमने से इस तार में क्या आ जाती है, ऐंठन। तो मान लो एक ऐंठन आई, तो एक ऐंठन का आघूर्ण कितना हो गया, C हो गया। तो आपसे पूछी जाए कि भाई इसमें टोटल ऐंठन कितनी आ गई, या मैं मान लूं एक ऐंठन का आघूर्ण K है, तो यदि एक ऐंठन का आघूर्ण K हो तो यदि आपसे पूछा जाए फाई ऐंठन का आघूर्ण क्या होगा, तो फाई ऐंठन का आघूर्ण क्या हो जाएगा, K फाई, यानी टाउ बराबर K फाई। अब आप सोच रहे हो कि ये K फाई और ये टाउ एक और कहाँ से आ गया, तो जैसे ही ये कुंडली घूमती है ना, वैसे ही जो तार में ऐंठन आ जाती है, और ये ऐंठन इतनी आ जाती है कि ये बिल्कुल तन जाता है, और तनने से क्या करता है, एक पोजीशन पे उस कुंडली को स्थिर कर देता है। तो वहां जहां पे स्थिर होता है वहां पे ये विक्षेपक, इसको बोलते हैं विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, और ये ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और उस स्थान पे आपकी कुंडली क्या होती है, रुक जाती है। मान लो आपको जैसे 2 एम्पियर की धारा मापनी है, तो 2 एम्पियर यानी इसमें लगा रहता है एक संकेतक। अब मैं संकेतक के बारे में बताना भूल गया, बताता हूँ। इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा रहता है एक पतला संकेतक। ये संकेतक यहाँ पे पाठ्यांक लिखे रहते हैं, उनमें बताता है आपको कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये संकेतक उस जगह आके रुक जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये संकेतक लगा हुआ है और ये 0 1 2 3 4 5। अब जैसे अपन ने धारा मापी तो ये संकेतक कहाँ आ जाएगा, 2 पे, मतलब 2 एम्पियर की धारा बताएगा। तो ये स्प्रिंग क्या होती है, ये स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होता है, और इस धागा नहीं, इस तार में क्या उत्पन्न होती है, ऐंठन। तो ये ऐंठन क्या करती है, जैसे ही यहाँ तक आएगा ऐंठन के कारण ये विक्षेपण इसका रुक जाएगा और इसको फिक्स कर देगी। जैसे अपन किसी भी स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे ज़्यादा खींचाती नहीं है वो, मतलब वहाँ आके क्या होता है, वो स्प्रिंग, अपन तो स्प्रिंग को खींच रहे हैं, एक बल तो अपन स्प्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग भी उतना ही बल उसको वापस उसकी स्थिति में लाने के लिए लगा रही है। मतलब स्प्रिंग ये चाहती है कि मैं वापस उतनी स्थिति में आ जाऊं। तो ये स्प्रिंग क्या होती है, इसमें तनाव उत्पन्न होता है, और इसमें तार में क्या आती है, ऐंठन। तो जब ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण और ये विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का मान जब बराबर हो जाता है, तब ये आपकी जो कुंडली है ये संतुलन की स्थिति में आ जाती है, और उस कंडीशन में दोनों आघूर्ण क्या हो जाते हैं, बराबर। यदि मान लो अपन इनको बराबर कर, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो गया, NiAb बराबर क्या हो जाएगा, ये KFi। समझो आप बात को समझो ध्यान से। इसके ऊपर क्या लगी है, स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, संकेतक। समझ गए बात को। अब ये जो आपने कुंडली लटका रखी हुई है, तार से लटका रखी है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करोगे इसमें क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप। विक्षेप होने से कुंडली घूमेगी, लेकिन कहाँ तक घूमेगी, जैसे आपको जितने मान की धारा मापनी है वहां तक जाके ये इसमें इस धागे उस तार में क्या आ जाएगी, ऐंठन। ऐंठन आने के कारण वो तार खिंचाएगा और इस कुंडली को वहां का वहीं रोक देगा। ठीक है, तो जब ये रोकेगा तो ये जो आपका विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण है टाउ, इसका मान इस ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कुंडली उस जगह जाके स्थिर हो जाएगी और आपको बता देगी, ये संकेतक बताएगा कि धारा कितनी है। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में दोनों बल युग्म के आघूर्ण आपके बराबर हो जाएंगे, एक तो ऐंठन का और एक विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण का। जैसे ही आपने इसमें धारा प्रवाहित करना बंद करी, ये स्प्रिंग वापस से खिंचाते हुए इसको अपनी पूर्व जगह पे ले आएगी। जैसे आप एक स्प्रिंग को खींचो,
आप एक स्प्रिंग को खींचते हो, खींच के वापस छोड़ो तो वो स्प्रिंग वापस उसकी पूर्व अवस्था में आती है कि ना आती है? तो अपन लेके नहीं आते हैं उसको, उसके खुद के अंदर एक बल लगता है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। वस्तु के उस गुण को क्या बोला जाता है? उसका जड़त्व। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि हर वस्तु चाहती है कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न करे, और यदि अपन उस स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो उसके खींचने का क्या करेगी? विरोध। और विरोध करने के फलस्वरूप एक बल तो अपन खींचने में लगा रहे, दूसरा बल वो खुद लगाती है कि ये मेरे को ले नहीं जाए। यानी बात वो हो गई कि अपन इस वस्तु को उधर की ओर धकेलने के लिए बल लगा रहे हैं और कोई आके नहीं इधर से वापस इधर की साइड बल लगा रहा है विपरीत डायरेक्शन में, यानी वो रोक रहा है कि भाई तू मत ले जा इसको, तो वो खुद स्प्रिंग लगा रही है, वो बल उसका विरोध कर रही है घूमने का। तो ये घूमने का विरोध करती है, इसीलिए इसमें आ जाती ऐंठन, और ऐंठन आने के कारण ये एक जगह आके फिर ये रुक जाती है। उस कंडीशन में दोनों बल युग्म के आघूर्ण क्या हो जाते हैं? बराबर। तो देखिए ए आई ए बी बराबर के फाई हो गया। यहां से अपन आई का मान निकालते हैं, तो आई बराबर के फाई और बटे में क्या आ जाएगा? एन ए बी। ठीक है, इस के अपन एन ए बी को अपन मान लेते हैं एक नियतांक, उस नियतांक का नाम देते थे जी। अब ये जी क्यों दिया वो बताता हूं आपको। तो आई बराबर हो जाएगा ये क्या? जी फाई। जहां जी एक नियतांक है, इस नियतांक को बोलते हैं धारामापी नियतांक। ये किसका नियतांक हो गया? धारामापी का। तो इस बराबर और नियतांक को हटाएंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? यहाँ पे समानुपाती। मैंने बहुत सारे एक दो वीडियो देखे हैं, उसमें कुछ टीचर ये बता रहे हैं कि ये कुंडली क्या होती है, ऐसे 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 गोल 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 तेज स्पीड से घूमती है। अरे भाई तेज स्पीड से क्यों घूमेगी? क्या धारामापी के अंदर ये व्यवस्था है कि ये तेज स्पीड से घूमेगी? तो फिर संकेतक कहाँ जाएगा? तो टूट के गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल स्लो तरीके से विक्षेप होता है, और ये विक्षेप होने के बाद जब अपन धारा की सप्लाई बंद करते हैं तो वापस से उसकी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ये केवल और केवल इस संकेतक को यहां से यहां तक विक्षेप करने के लिए व्यवस्था है। ये बता दे कि धारा कितनी बह रही है उस परिपथ में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो। ये है आपका धारामापी का टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखने पर, और ये है आपका फ्रंट व्यू सामने से देखने पर। इस प्रकार से धारामापी रहता है, और इसको बोलते हैं चल कुंडल धारामापी। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें ये कुंडली चलती है और चुंबक क्या रहती है? स्थिर, इसलिए इसका नाम है चल कुंडल धारामापी। अब ये तो हो गया आपका चित्र। ठीक है, ये हो गया आपका चित्र, दोनों में से कोई सा बना सकते हो आप। अब इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत समझ लो। जब धारामापी की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसे बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। और इस विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण के कारण कुंडली क्या होती है? ये विक्षेपित होना शुरू कर देती है। यानी जब धारामापी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विक्षेप होता है, जिसे विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसके कारण कुंडली विक्षेपित होना शुरू कर देती है। बस यही धारामापी का सिद्धांत है, और इसी में सूत्र आता है कि माना कि विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो गया? एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा बराबर 90 क्यों हुआ? मैंने आपको बता रखा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसकी सतह के समांतर है। ठीक है, समझ गए बात को? ये इसकी सतह के समांतर जा रहा है, ये इसकी सतह के समांतर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है? नीचे ये से, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी डायरेक्शन नीचे है। तो चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल बनेगा 90। थीटा बराबर 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसके विक्षेप होने से ये जो तार है, जिस तार से अपन इसको लटकाते हैं, फास्फर ब्रांज नामक धातु है, ध्यान रखना, फास्फर ब्रांज नामक धातु है। इस तार में क्या आने लगती? ऐंठन। स्प्रिंग में आता है तनाव और तार में आती है ऐंठन। उस ऐंठन के कारण ये कुंडली विक्षेपित होके एक जगह रुक जाती है। अब रुकने पे क्या होता है? ये दोनों बल युग्म के आघूर्ण बराबर हो जाते हैं,
तब उसे कहते हैं संतुलन की स्थिति। उस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू बराबर, यानी एक धक्का लगा रहा इधर और एक लगा रहा इधर। अब एक कंडीशन ऐसी आती है दोनों का बल बराबर हो जाए तो ना तो ये धक्का दे पाएगा ना इधर से ये इसको इधर धकेल पाएगा। यानी मैं चाहता हूं कि वस्तु इधर जाए, ये चाहता है ये इधर ही रहे, दोनों बराबर बल लगाएंगे तो कहाँ जाएगी, स्थिर रहेगी ना ये। तो उस कंडीशन में ये दोनों बल क्या हो गए, बराबर। तो अपन ने क्या करा, समीकरण 1 से टाउ का मान का रख दिया 2 में, तो एन आई ए बी बराबर के फाई। यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो के फाई अपान एन ए बी। अब के अपान एन ए बी को मान लिया एक नियतांक जिसे बोलते हैं जी। तो जी क्या हो गया आपका, धारामापी का नियतांक। नियतांक हटाएंगे और बराबर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपाती। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझ लो आप। यहाँ पे आया आई समानुपाती फाई। फाई मीन्स क्या हो गया, विक्षेप, और आई क्या हो गई, धारा। यानी जितनी आप धारा प्रवाहित करोगे, जितनी आप धारा का मान बढ़ाओगे, उतना कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप। इस फाई का मतलब क्या है, विक्षेप। जितनी आप धारा का मान इसमें बढ़ाओगे उतना ही इस कुंडली में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। तो धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती। एग्जाम में इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप सिद्ध करो कि धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये है चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारामापी 2 दे रखे हैं आपके। एक तो होता है शायद निलंबित धारामापी जिसे बोलते हैं वेस्टर्न, एक निलंबित होता है और एक होता है किलकित धारामापी। ये 2 धारामापी है। विक्षेप उत्पन्न होता है तो वो आ जाएगा आपका विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, ये सूत्र आ जाएगा आपका। और जब विक्षेप होने से इस तार में ऐंठन आती है, स्प्रिंग में तनाव आता है, तो उस तनाव से ऐंठन, तो ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र आ जाएगा टाउ बराबर के फाई। संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर रहेंगे। फिर आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इसको देख लो ध्यान से। अब आपके सामने एक ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए आप। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये संकेतक विक्षेप कर रहा है। देखो ध्यान से इसको। आपने देखा है कि वास्तव में धारामापी में संकेतक किस तरीके से विक्षेप करता है। यदि मैं इस धारा की डायरेक्शन बदल देता हूं, यानी मैं इधर से प्रवाहित करूंगा और इधर धारा आएगी, तो ये जो कुंडली है अब ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा अलग डायरेक्शन में। ये मैं आप सब टोटल जानकारी में आपको जो अब मैंने बताया था आपको अभी आयताकार कुंडली के कारण जो बल युग्म का आघूर्ण था, पिछला प्रश्न अपना पिछला टॉपिक, उसमें मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं कि धारा बदलने से क्या होता है, बल युग्म क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चल कुंडल धारामापी। उसकी रचना आपके सामने, चित्र आपके सामने, सिद्धांत आपके सामने, सूत्र आपके सामने, बस आए तो आपको करना है। अब इसमें पूरा लिखना कैसे है, रचना में क्या क्या बातें लिखनी है, वे सब समझा, सब कुछ दिया, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके PDF नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के अवेलेबल है, मैं आपको दोनों अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप नोट्स से परीक्षा में किस प्रकार से लिखा जाए उसकी तैयारी कर सकते हैं। और पूरा डिटेल समझने के लिए आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, और इसको एक बार और देखें। आप एक बार समझने के बाद कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं, तो फिर ये वीडियो देखें। आप इसको देखते रहें, आपको कंप्लीट हो जाएगा कि चल कुंडल धारामापी क्या होता है। अब इसके अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे धारामापी की सुग्राहिता, और उसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा अपना वो रहेगा आपका साइक्लोट्रॉन। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरा सुनने के लिए, समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। चलिए, थैंक यू।